हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। अभी तक हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जो पोर्चुगीज़ हैं और अरब्स की लड़ाई होती है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की कैसे लड़ाई होती है, और किस तरीके से जो पोर्चुगीज़ लोग हैं वो भारत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम्स की और क्रिश्चियन जो धर्म है उसकी लड़ाई कैसे चल रही है। प्रिंस हेनरी का क्या रोल है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। ये ट्रिटी को समझा था, ट्रिटी ऑफ टोरडेसिलास क्या है 1494 की, इसको जाना था। और केप ऑफ गुड होप तक अभी तक एक व्यापारी जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियास वो पहुंचा था, और वो यहाँ पे पहुंच के वापस चला जाता है। आज कहानी आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे हम वास्को डी गामा की। अब ट्रेडिंग से रूलिंग तक का सफर कैसे होगा उसको देखना। अब देखो क्या होता है, जो वास्को डी गामा है वो यहां से चलता है, पोर्चुगीज से चलता है। केप ऑफ गुड होप तक रास्ता पता ही था उसे, वो यहां तक पहुंच जाता है। अब आगे उसको पता है मुझे इस दिशा में जाना है। अब वो इंडिया को कैसे खोजे, उसको इंडिया नहीं पता। लेकिन क्या होता है, गुजरात के कुछ व्यापारी, जिनके अंदर एक व्यक्ति है अब्दुल माजिद, क्या नाम है, अब्दुल माजिद, ये एक व्यापारी हैं गुजरात के। ये रोजाना अफ्रीका के कोस्ट से इंडिया और वापस इंडिया से अफ्रीका में अपना व्यापार करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं। मतलब बहुत ही हैबिचुअल हैं इस रास्ते के। अब्दुल माजिद कुछ अपनी बोट्स के साथ आते हैं। काम क्या होता है इनका, इंडिया के पहले साउथ में जाएंगे, यहां से साउथ से स्पाइसेस उठाते हैं। इन स्पाइसेस को उठा के फिर ये अफ्रीका के कोस्ट पे आते हैं, और वापस अफ्रीका से कुछ सामान लेके वापस साउथ में बेच के फिर अपने गुजरात जाते हैं। इस तरीके से बहुत आराम से ये व्यापार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब्दुल माजिद इस रास्ते के बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हैं, और साथ में उनके पास बहुत सारी ऐसी शिप की नॉलेज है, बोटिंग की नॉलेज है, जो इंडियन ओशियन, जो एक बहुत ही ज़्यादा रफ ओशियन है, उसके अंदर भी व्यापार कर पा रहा है बहुत आराम से। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे वास्को डी गामा पहुंचा है। वास्को डी गामा की मुलाकात इस अब्दुल माजिद से यहाँ पे होती है। वास्को डी गामा की मुलाकात अब्दुल माजिद से यहाँ पे होती है, ठीक है। अब्दुल माजिद ने क्या कहा, भाई इंडिया मैं तुम्हें ले चलूंगा, कुछ रेवेन्यू मुझे दे देना। तो अब्दुल माजिद को कुछ पैसा, कुछ गिफ्ट्स दिया, और अब्दुल माजिद उसको अपने साथ साथ, कि मेरी बोट के पीछे बोट लगा लो अपनी, और अपने साथ साथ इंडिया के कोस्ट पे ले आता है। अब इंडिया के कोस्ट पे कहाँ पहुंचते हैं वास्को डी गामा, जगह का नाम है कालीकट। जगह का नाम है कालीकट। मैप में मैं आपको दिखा भी दूंगी, कुछ जगह आज हम समझेंगे, मैप्स में उनको देखेंगे। तो वास्को डी गामा अब्दुल माजिद के पीछे पीछे यहां तक पहुंच जाता है। देखिए स्पेक्ट्रम क्या कहती है। वास्को डी गामा का शिप जो है, एक गुजरात के पायलट, यहाँ पे व्यापारी हैं ये अब्दुल माजिद, उनके पीछे पीछे वो लगाते हैं, और 21 मई 1498 को ये इंडियन की हिस्ट्री के कोर्स को बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये उस कोस्ट तक आ जाते हैं, यानी कि भारत के अंदर पहला पोर्चुगीज कदम रखता है, जिसका नाम है वास्को डी गामा, ऑन 21 मई 1498। अब देखो वहां पे क्या हो रहा था, कुछ लोकल रूलर्स हैं, लोकल रूलर्स होंगे कैलीकट के अंदर, और ऑलरेडी भारत के साथ जो अरब लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अरब लोगों ने सी रूट्स पे भी और लैंड रूट्स पे भी कब्जा कर लिया था। अरब लोग भारत के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और अभी तक अरब ही वो एक बड़ी शक्ति थी जो भारत के साथ कंटिन्यू ट्रेड कर रही थी। तो अब जब अरब को पता लगेगा कि कोई पोर्चुगीज यहाँ पे आया है, या कोई और व्यक्ति व्यापार करने आया है, यानी कि अब अरब्स को अपनी मोनोपोली का खतरा हो गया। जो अरब्स लोग हैं वो क्या करते हैं, इन पोर्चुगीज के साथ लड़ाई करते हैं, और राजा को भड़काते हैं कि आप पोर्चुगीज को यहाँ पे काम ना करने दो। लेकिन अब जो वहां का राजा है, देखो ये टाइटल दिया जाता है वहां के लोकल रूलर को, जैमोरिन, ये नाम नहीं है उसका, उसका नाम था विक्रमा, मन्ना विक्रमा नाम है राजा का, ठीक है, लेकिन उनको टाइटल दिया जाता है जैमोरिन। तो ये जैमोरिन के नाम से ही फेमस है। तो जो हिंदू रूलर जैमोरिन है वो अभी अरब की बातों में नहीं आए, क्योंकि उन्हें नहीं पता पोर्चुगीज किस लिए आए हैं। और जैमोरिन को क्या लग रहा है, कोई नया व्यापारी आया है तो मेरे लिए बहुत सारा रेवेन्यू, मेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट्स लेके आया है। जैमोरिन को कोई इंटेंशन नहीं पता यूरोपियंस की क्या इंटेंशन है। इस वजह से जैमोरिन अभी उसका स्वागत करता है, वास्को डी गामा का स्वागत करता है, एक फ्रेंडली रिसेप्शन वास्को डी गामा को देता है।
अब अरब ट्रेडर्स जो ऑलरेडी गुड बिजनेसमैन हैं मालाबार कोस्ट पे, उनको ये बात समझ नहीं आती कि क्यों पोर्चुगीज यहाँ पे आए हैं। और हम अगर वो लोग यहाँ पे व्यापार करने लग गए तो एक तो यहाँ पे भी मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की लड़ाई आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वो पहले ही एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, यूरोप से ही लड़ाई शुरू हो रखी है, और अब भारत में भी यही अरब लोग, यही पोर्चुगीज लोग पहुंच गए। तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, अरब्स की और पोर्चुगीज की, यानी वास्को डिगामा की बोट्स की जो है वो लड़ाई होती है। जो पोर्चुगीज आ रहे थे भारत में, उन्होंने अपनी शुरू से ही इंटेंशन बना रखी थी कि ट्रेड केवल हम करेंगे। ट्रेड में मोनोपोली बना के आए थे, ये विचार करके आए थे। अभी तक बहुत सारी शक्तियां जो है भारत में व्यापार कर रही थी। अरब थे, अफ्रीकन थे ईस्ट कोस्ट पे, चाइनीज थे, जावानीज थे, जावा के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग कर रहे थे व्यापार भारत के साथ। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हम दूसरे को व्यापार ना करने दें। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हम मोनोपोली बनाएंगे भारत के अंदर। लेकिन जो पोर्चुगीज हैं वो अपनी इसी इंटेंशन से आए हैं कि हम तो भैया मोनोपोली करेंगे और किसी को यहाँ पे काम नहीं करने देंगे, और जितना प्रॉफिट होगा उस सारे प्रॉफिट पे हम ही डोमिनेंस रखेंगे। वो मोनोपोलाइज करना चाहते हैं सारे काम को, और जितने भी कॉम्पिटिटर वहां पे हैं उनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, स्पेशली अरब, क्योंकि अरब के साथ मुस्लिम वाला विवाद, धर्म वाला विवाद भी है। अब अरब मूर्स के साथ उनके इश्यूज होते हैं, लड़ाई होती है अरब की और पोर्चुगीज की। वहां के लोकल लोगों को भी ये पसंद नहीं आ रहा कि कोई आया है। और साथ में एक लड़ाई मरक्कर्स के साथ होती है। स्पेक्ट्रम में इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, मैं आपको मरक्कर्स के बारे में बता दूं। मरक्कर्स कौन थे और इनकी क्यों लड़ाई होती है। मरक्कर्स कहाँ से आए हैं, कोई कहता है ट्यूनीशिया से आए हैं, कोई कहता है अरब्स के ही लोग हैं। तो अलग अलग विचार हैं सबके, अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि मरक्कर्स कौन है और कहाँ से आए हैं। लेकिन इन मरक्कर्स में 90% लोग मुस्लिम थे, लेकिन 10% लोग हिंदू भी थे। तो ये तो नहीं है कि अरब से आए होंगे, क्योंकि अरब से आए हैं तो सारे ही मुस्लिम आए होंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ हिंदू भी थे। अब ये मरक्कर इस पूरे एरिया के अंदर, ये इंडियन ओशन वाला जो आप एरिया देख रहे हो, इस पूरे एरिया के अंदर बहुत बिंदास व्यापार कर रहे हैं। इनके पास छोटी बोट्स होती थी, छोटी बोट्स होती थी, और इनको गुरिल्ला वार आती है। गुरिल्ला वार आती है मतलब कि वॉर के अंदर काफी अच्छे हैं। नेवी इनकी काफी स्ट्रोंग है, नेवल जो टैक्टिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं इनके पास। छोटी छोटी बोट्स बड़ी बड़ी बोट्स को 1 मिनट में घेर लेती थी और काम आगे नहीं करने देते थे ये पोर्चुगीज को। तो ये इन मरक्कर्स ने बहुत ज्यादा लड़ाई की पोर्चुगीज के साथ। पोर्चुगीज के साथ मरक्कर का विवाद होता है, और इधर से अरब्स का भी पोर्चुगीज के साथ विवाद होता है। अरब लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, अरब लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम रूलर्स को भड़का दें, रूलर्स को भड़का दें, यानी राजा को भड़का दें कि पोर्चुगीज लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हमारे जगह के लिए अच्छे नहीं हैं, हमारे रूलिंग के लिए अच्छे नहीं हैं, प्लीज आप इनको हटा दें। लेकिन अभी राजा ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ मरक्कर्स पोर्चुगीज के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये चीजें राजा को पसंद तो नहीं आ रही। राजा क्या कह रहा है, भाई जो करना है करो, लेकिन हमारे यहाँ पे अशांति मत फैलाओ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये समय चल रहा है लगभग 1498 का, जब मरक्कर्स की लड़ाई होती है। लेकिन धीरे धीरे ये जो पोर्टुगीज लोग आए हैं, जो वास्को डिगामा आया है, ये राजा के साथ, किंग के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर लेता है कि लगभग 1598 के आसपास, मतलब लगभग 100 सालों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ये पोर्टुगीज किंग को भड़का देते हैं कि मरक्कर्स जो लोग हैं ये यहाँ पे मुस्लिम जो एरिया है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मुस्लिम धर्म को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और जो एक किंग कौन है, ये तो हिंदू रूलर है। ये कौन है, ये हिंदू रूलर है। ये भड़क जाता है और ये मरक्कर्स को लड़ाई करने के लिए कहता है, मतलब कि मरक्कर्स के अगेंस्ट खड़ा होता है किंग। कब की बात कर रही हूं मैं, 1598 की बात कर रही हूं। और मरक्कर्स और पोर्चुगीज में लड़ाई कब हो रही है, 1498 के अंदर लड़ाई हो रही है। 1598 में मरक्कर्स को हरा दिया जाता है, सभी मरक्कर्स को मार दिया जाता है। किसकी कंबाइंड फोर्स ने, पोर्चुगीज की कंबाइंड फोर्स ने और किंग की कंबाइंड फोर्स ने इन मरक्कर्स को मार दिया 1598 में। तो आप देख रहे हो रिलीजन के नाम पे जो धर्म के अंदर फूट है, लोगों के अंदर फूट है, वो पोर्टुगीज ने ही शुरू कर दी। तो ये थोड़ा सा मरक्कर्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर इसके नाम है लेकिन इसके बारे में कुछ बता नहीं रखा। तो अब वो मोनोपोली करना चाहते हैं, वास्को डिगामा जो पोर्टुगीज से आए हैं वो मोनोपोली करना चाहते हैं। वास्को डिगामा भारत में लगभग 3 महीने के लिए रहता है। एक बार जब ये अपनी पहली विजिट में आता है, बहुत सारा सामान लेके नहीं आया है, इस इंटेंशन से नहीं आया कि मुझे भारत में रहना है। 3 महीने रहता है और वापस जब जाता है तो अपने शिप्स के अंदर, अपने कार्गोज के अंदर बहुत ज्यादा
स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा सामान भर के लेके जाता है, रिच कार्गो अपने साथ वापस लेके जाता है पोर्तुगल के अंदर, यानी पुर्तगाल के अंदर। और वहां पे जब इस सामान को बेचता है तो इसको लगभग 60% प्रॉफिट होता है, मतलब 60 टाइम्स प्रॉफिट होता है। 100 की चीज वो वहां पे 160 में बेच रहा है। और जबकि जब ये इस सी रूट से आते थे, जब ये अरब्स के थ्रू सारा काम करते थे, जब अरब्स के थ्रू यहाँ पे काम करते थे, अरब से परमिशन लेके काम करते थे, तो बीच में सारा प्रॉफिट ये अरब लोग खा जाते थे। इन यूरोपियंस को इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। तो जब वास्को डी गामा वापस जाता है, लोगों को समझ आता है कि ये अरब्स लोग तो बीच में बहुत खाते थे, देखो कितना प्रॉफिट अकेला वास्को गया था और कितना जबरदस्त प्रॉफिट कमा के आया है। यानी हमको डायरेक्ट एक्सेस बनाना चाहिए इंडिया से, तो हमको बहुत ज्यादा गुना प्रॉफिट हो जाएगा। अब और व्यापारी भी क्या कर रहे हैं, वास्को डी गामा की देखा देख भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वास्को डी गामा ने क्या किया, पर्टिकुलर एक मैप बना के दे दिया इंडियंस को। क्या मैप बना के दे दिया कि देखो इतने, इंडियंस को नहीं मतलब पोर्चुगीज को, पूरी दुनिया को, कि इतने डिग्री इस तरह रास्ता चलोगे तो आप इंडिया पे पहुंच जाओगे। मतलब अब लोगों को सी वॉयज के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको रास्ता मिल चुका था। अब मकसद था सिर्फ प्रॉफिट और सिर्फ ट्रेड। अब डायरेक्ट एक्सेस, उन्होंने सोचा हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे मसालों का, पीपर ट्रेड का, जिससे यूरोपियंस को अब ये क्लियर हो चुका था कि जो मुस्लिम के थ्रू हम व्यापार करते थे वो मिडलमैन बन के सारा प्रॉफिट खा जाते थे। और अब अगर हम डायरेक्ट व्यापार करेंगे तो हम 60 गुना 70 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब बाकी जो मर्चेंट्स थे, जो प्रॉफिट सीकिंग थे, जो लाभ लेना चाहते थे, वो भी अब भारत के अंदर डायरेक्टली आने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक व्यापारी पेड्रो एल्वारेज कैब्रल 1500 के अंदर आता है। अब देखो जब इतने सारे व्यापारी आ रहे हैं तो रूलर को होगी प्रॉब्लम, किंग को होगी प्रॉब्लम कि भाई क्या बात है, अभी तो वास्को डी गामा आया था और यहाँ पे इतनी लड़ाइयां करके गया है, अब पेड्रो एल्वारेज कैब्रल आ रहा है। अब वास्को डी गामा तो सिर्फ भारत को देखने आया है, व्यापार के नजरिए से देखने आया है, उसने यहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह भी बनाई नहीं है। लेकिन जो ये पेड्रो आया था, कैब्रल आया, ये तो दिमाग में ही सोच के आया कि मैं तो भारत के अंदर फैक्ट्रीज बनाऊंगा, मैं तो भारत के अंदर वेयर हाउसेज, गोडाउन्स बनाऊंगा। अब ये कैसे वेयर हाउस थे और ये क्यों बनाना चाहता था? देखो आपको पता है जो सी रूट है, शिप है, बहुत स्लो मूवमेंट होती है, तो लगभग 9 से 10 महीने एक शिप और दूसरे शिप के बीच में लग जाते थे। तब तक जो भारत से सामान खरीदा है इन यूरोपियंस ने, उसको कहाँ रखे, उसके लिए ये लोग वेयर हाउस बनाना चाहते थे, फैक्ट्रीज बनाना चाहते थे। अब भारत का कोई राजा कैसे इनको परमिशन दे दे अपनी लैंड पे वेयर हाउस बनाने की? यानी राजा इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। कैब्रल अपने साथ जो बोट्स लेके आता है उनके ऊपर गन पाउडर वगैरह लगा होता है, क्योंकि रास्ते में पायरेट्स मिलते हैं, उनसे लड़ना होता है। तो कैब्रल आते ही कालीकट के ऊपर, यानी कि कैलीकट के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही वो फैक्ट्री लगाना शुरू करता है, उसने नेगोशिएट किया वहां के लोगों से, वहां के राजा से, कुछ लोग एग्री हुए, कुछ डिसएग्री हुए। कैलीकट के अंदर अपनी फैक्ट्री यानी कि वेयर हाउस स्टैब्लिश किया कैब्रल ने, तो वहां के लोकल लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट कर दिया। वहां के लोकल लोगों ने उसकी फैक्ट्री के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर, उसके क्रू मेंबर्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें बहुत सारे पोर्चुगीज की डेथ हो जाती है। ये देख के अब कैब्रल को भी गुस्सा आ रहा है, उसने भी अरब के मर्चेंट शिप्स, अब यहाँ पे लड़ाई देखना लोकल रूलर के साथ अरब लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पसंद नहीं आ रहा कि कोई पोर्चुगीज आके हमारे साथ व्यापार करे, हमारी मोनोपोली को खत्म करे। तो अब ये जो अरब के मर्चेंट शिप थे, इन्होंने कैब्रल के शिप्स को सीज कर लिया। ठीक है, इन्होंने कैब्रल के शिप्स को सीज कर लिया। अब यहाँ पे लड़ाई होगी कैब्रल की और अरब मर्चेंट्स की। अरब मर्चेंट्स, बहुत सारे अरब मर्चेंट्स को मार दिया जाता है पोर्चुगीज के द्वारा, और अरब मर्चेंट्स बहुत सारे पोर्चुगीज को मार देते हैं। मतलब कि कैलीकट के अंदर फुल बम्बार्डमेंट हो रही है कैब्रल के द्वारा। अब कैब्रल ने लोकल रूलर्स को अपने पक्ष में किया, उसके साथ कुछ एडवांटेजियस ट्रीटी की कि हम आपको इतना % दे देंगे, हम आपको ऐसे प्रॉफिट देंगे। और इस तरीके से जो लोकल रूलर है वो इनकी बातों में आके अपने प्रॉफिट को देखते हुए कोचीन के अंदर और कनानौर के अंदर इनको फैक्ट्री लगाने देता है। मतलब जो पहली फैक्ट्रीज जो बनती हैं वो देखिए, यहाँ पे कोचीन है, ठीक है, ये कालीकट है जहाँ पे आपके कैब्रल भी आए हैं और वास्को डी गामा भी आए हैं, और ये कनानौर है। मतलब कि ये अब बेस स्टेशन बनते जा रहे हैं। कोचीन, कनानौर, कैलीकट, ये अब बेस स्टेशन बनते जा रहे हैं। किसके बेस स्टेशन बनते जा रहे हैं? पोर्चुगीज के।
और इंडिया की अगर पॉलिटी की बात करें तो इस समय यहाँ पे विजयनगर एम्पायर जो है वो अपनी सुर्खियों में पहुंच रहा था, यानी कि जो विजयनगर एम्पायर है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और इसके चारों तरफ बहमनी जो सल्तनत है, जो आप मिडल इंडिया के अंदर देख रहे हो, दक्कनी सुल्तान है, वो पावरफुल होते जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ राजाओं के राज्य टूट रहे हैं और कुछ नए राजा बन के उभर के सामने आ रहे हैं, और साथ में यहाँ पे अब पोर्चुगीज अपना बेस बनाएंगे। तो ये लोकल लोगों के बीच में और इन पोर्चुगीज के बीच में विवाद होता है, जिसके बारे में हमने अभी समझा, ठीक है। और अरब्स को तो प्रॉब्लम हो ही रही है। अब देखो आपकी स्पेक्ट्रम के अंदर एक व्यू दे रखा है ऐसे बॉक्स बना के। उस व्यू के अंदर क्या कहा है, जो वास्को डी गामा की एंट्री है भारत के अंदर वो कैसे हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। मेंस के अंदर क्वेश्चन बनेंगे तो हमको कैसे लिखना है, इससे क्या क्या फायदा हुआ। वास्को डी गामा एक तो ये पहला व्यक्ति है जिसने भारत के लिए सी रूट को ओपन किया, जिसने भारत के लिए रास्ता जो है वो खोजा, ठीक है। उसके बाद अब इसने और क्या किया, एशिया और यूरोप के साथ अब रिलेशन बन गया है। एशिया और यूरोप के साथ अब डायरेक्ट रिलेशन बन गया है, जो एक बहुत बड़ी चीज थी वर्ल्ड हिस्ट्री की दुनिया में। कमर्शियल रिलेशन स्टैब्लिश हो रहे हैं दोनों के बीच में, डायरेक्ट सी रिलेशन बन रहे हैं दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में। और साथ में क्या हुआ, एक तो रूट्स बन गए, और साथ में क्या हुआ, जो तुर्की लोग थे, जो टर्क लोग थे, जो अरब लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे और अपना दबदबा चाहते थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया पोर्चुगीज ने। और साथ में क्रिश्चियनिटी जो है वो ऊपर उभर के आ रही है मुस्लिम की लड़ाई के साथ। ब्लो दे दिया, एक बिग ब्लो दिया मुस्लिम को, ठीक है। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। और धीरे धीरे अब जो यूरोप के अंदर ये जो क्रिश्चियन लोग हैं अपनी मिलिट्री को ग्रो करेंगे, अपनी नेवल पावर को ग्रो करेंगे, ठीक है। क्योंकि टर्की से इनको मुस्लिम लोगों से, क्योंकि उनके पास अरब जो थे बहुत लंबे समय से ट्रेडर रहे हैं, उनके पास शिप्स की ताकत है, उनके पास नेवी की ताकत है। तो अब धीरे धीरे यूरोप के अंदर जो ये यूरोपियंस हैं ये भी अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इससे क्या हुआ, वास्को डी गामा की जो एंट्री है भारत में, उससे क्या फायदा होता है, उससे अरब और टर्क्स की जो मोनोपोली है, वर्चुअल मोनोपोली, वो डिस्प्लेस हो जाएगी। अब बाकी लोग भी भारत के स्पाइसेस में ईस्टर्न गुड्स के अंदर व्यापार कर सकेंगे। और साथ में आप देखिए इस चीज को, ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से होते हुए इंडिया में आ रहे हैं, है ना, इसके पैरेलल चल के आ रहे हैं। तो जो ये पोर्टुगीज लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, वो क्या समझते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना कुछ कॉलोनाइजेशन कर दें, हम लोग यहाँ पे कॉलोनाइजेशन कर दें, और इस कॉलोनाइजेशन से क्या होगा, यहाँ पे तो हम पहुंच ही गए हैं, यहाँ पे भी हमारा दबदबा है, और हम यहाँ से भी, मतलब दोनों तरफ से अरब के ऊपर अब अटैक करेंगे। तो अरब हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, मुस्लिम लोगों को हराने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो अब धीरे धीरे ये लोग अफ्रीका के अंदर भी अपना बेस बनाने की सोचते हैं, ताकि अरब से हम दोनों तरफ से लड़ सकें, टू साइड वॉर कर सकें, ठीक है। दोनों तरफ से मुस्लिम्स को घेरने की कोशिश करते हैं। कैब्रल आता है। अब जब कैब्रल लड़ाई करके वापस जाता है, वो भी बहुत सारा प्रॉफिट लेके जाता है। अब 1501 में क्या होता है, वास्को डी गामा पहले बहुत सारा प्रॉफिट लेके जाता है, ठीक है। अब वास्को डी गामा सोच रहा है कि मैं एक ही बार क्यों प्रॉफिट लूं, क्यों ना फिर से भारत का दौरा किया जाए। तो 1501 में फिर से सेकंड टाइम विजिट करने आता है वास्को डी गामा। अब जो ये विजिट है ये पहले जैसी नहीं है। अब कैब्रल यहाँ पे ऑलरेडी लड़ाई करके जा चुका है, मतलब यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के रेजिडेंट्स को ये समझ आ चुका है, अरब्स को ये समझ आ चुका है कि ये लोग भी इतने सस्ते नहीं हैं, इनके पास भी बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं, इनके पास भी नेवी की ताकत है, तो इनको छेड़ो मत ज्यादा, ये जो कर रहे हैं करने दो। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका विरोध वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। वास्को डी गामा, पोर्चुगीज ने क्या कहा ज़ैमोरिन से, जब ये सेकंड मीटिंग में आते हैं, इन्होंने क्या कहा कि आप अरब मर्चेंट्स को यहां से निकाल दो, आप अरब मर्चेंट्स को यहां से निकाल दो। लेकिन ज़ैमोरिन के राजा के और जो अरब मर्चेंट्स हैं उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, उन्होंने पोर्चुगीज को मना कर दिया कि देखो हम आपके पक्ष में इन लोगों को नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे इनके साथ बहुत लंबे समय से फ्रेंडली रिलेशंस हैं। अब वास्को डी गामा ने सोच लिया कि अरब से तो लड़ना पड़ेगा, मुस्लिम से तो लड़ना पड़ेगा, यूरोप के अंदर भी और यहां भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ैमोरिन के साथ भी विवाद हो जाते हैं वास्को डी गामा के। अब क्योंकि कैब्रल एक धाक जमा के जा चुका है कि हम भी कमजोर नहीं हैं, हम भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, और कैब्रल फैक्ट्री बनाने की शुरुआत कर चुका है। वास्को डी गामा कुछ और किलाबंदी यहाँ पे करता है, ट्रेडिंग फैक्ट्रीज बनाता है कनानौर में, ठीक है, कैलिकट में, कनानौर और कोचीन, ये तीनों जगह अब पोर्चुगीज के ट्रेड सेंटर बनने लगे हैं। धीरे धीरे और व्यापारी यहाँ पे आ रहे हैं।
अब जब व्यापारी यहाँ पे आ रहे हैं, अब एक चीज समझो, किंग से परमिशन ले लेके व्यापारी जो है, ट्रेडर्स जो है वो भारत में आ रहे हैं, ट्रेडर्स इंडिया में आ रहे हैं, और ये ट्रेडर्स इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं और प्रॉफिट कमा के वापस अपने देश को जाते हैं। तो अब किंग के हाथ कुछ नहीं लगता, किंग को प्रॉब्लम हो रही है कि भैया मुझसे परमिशन ले जा जाके ये प्राइवेट लोग अपना प्रॉफिट कमा रहे और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो किंग को आएगा गुस्सा। किंग ने क्या कहा, आप भारत के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश कर रहे हो, आप भारत के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, वो सारी 1503 से किंग के नाम पे होगी, यानी पोर्टुगल के नाम पे होगी। ये कोई व्यापारी पर्सनल काम नहीं कर सकता। अब पोर्टुगल का जो राजा है वो अपने हाथ में ये सारी चीज लेगा। आपको सेना चाहिए तो हम देंगे, आपको नेवल पावर चाहिए हम देंगे, आपको शिप्स चाहिए हम देंगे, किंग ने कहा। लेकिन आप जितना काम करोगे, जितनी ट्रेडिंग एक्टिविटी करोगे, जितनी फैक्ट्रीज लगाओगे, वो किसी प्राइवेट इंसान के नाम पे नहीं होगी, वो पोर्चुगल के नाम पे होगी, राजा के नाम पे होगी, पुर्तगाल देश के नाम पे होगी। तो 1503 के बाद आप देखोगे व्यापारियों के साथ साथ, व्यापारी तो आ रहे हैं, लेकिन वो व्यापारी किसके अंडर आ रहे हैं, राजा के अंडर आ रहे हैं। और यहाँ पे वायसराय का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। जो पोर्टुगल का राजा है, किंग खुद थोड़ी ना आएगा भारत में, वो वायसरायज को इंडिया में भेजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब रूलिंग का सिलसिला, ट्रेडिंग कम रूलिंग ज्यादा, अब रूलिंग का सिलसिला भारत में शुरू होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। एल्मीडा आता है और कौन कौन वायसराय भारत के अंदर आते हैं। गाइज, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया। ठीक है, आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।